हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका शिवांश स्टडी पॉइंट में। और आज मैं कराने वाला हूँ क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। तो बच्चों, हम इसको करना शुरू करते हैं। अब लोकतंत्र के परिणाम अपना चैप्टर, तो इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है लोकतंत्र के परिणाम में पहला पॉइंट पढ़ेंगे। तो आज के जो देश है ना, 100 से अधिक देश, वो क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं कि कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था चलने का दावा करते हैं। ऐसा दावा करते हैं और औपचारिक संविधान है ऐसा बताते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये दावा कितना सत्य है और कितना झूठ है। इसका ज़मीनी तौर पर हकीकत जानेंगे हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में, जो मैं चैप्टर्स में अवेलेबल जिस तरीके से है। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मैं इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करूंगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में कवर करता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है, जो 1 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर सभी मैं इसमें करवाऊँगा, ताकि आप और मैं ये भी बताऊँगा कि आप क्लास 10th SST में कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ स्कोर कर सकते हो। इनके यहाँ चुनाव होते हैं ऐसा भी कहते हैं, और इनके यहाँ राजनीतिक दल भी है, साथ ही वे अपने नागरिकों को बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अब हमारा जो इसका दूसरा पॉइंट है वो ये है कि लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था थी। जो डेमोक्रेसी है ना बच्चों, जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होती है, लोकतंत्र में क्या होती है, डेमोक्रेसी में, इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं हमेशा, उसमें यह पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे और कानूनों के अनुसार होते हैं। इसीलिए लोकतंत्र को अच्छा क्यों माना जाता है, इसीलिए माना जाता है कि इसमें आप बिगैर मतलब ऐसे वैसे कोई फैसले नहीं ले सकते, कुछ आपको कानूनों का पालन करना ही पड़ेगा, वरना क्या है, लोग विरोध प्रदर्शन करने लग जाएंगे, लोग जो है आपकी बातों का सम्मान नहीं करेंगे। इसीलिए इसको अच्छा भी माना जाता है, लोकतंत्र को इसलिए अच्छा माना जाता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है लोकतंत्र को अच्छा क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है बच्चों, और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट याद करके रखने हैं, मैं बता दे रहा हूँ, और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है ना, परिणाम में पारदर्शिता होती है। क्या होती है पारदर्शिता, मतलब ऐसा नहीं होता कि गुप्त रखा जाए, बातों को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, एक दूसरे को बताया जाता है, इसलिए भी लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। कोई नागरिक यह जानना चाहे, अगर कोई नागरिक यह जानना चाहता है फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो इसका पता लगा सकता है। ऐसे कुछ विशेष अधिकार हैं हमारे संविधान में दिए गए हैं। उसे ना सिर्फ यह जानने का अधिकार है, मतलब उसे सिर्फ यही नहीं जानने का अधिकार है कि मतलब सरकार ने नियमों का पालन किया कि नहीं, बल्कि वो उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध, बल्कि उसके पास इसके मतलब चीज़ें भी उपलब्ध है, जिससे वह जिसे इसी को हम क्या कहते हैं, पारदर्शिता भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर। और अगर बच्चों चैप्टर अच्छा समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है बेहतर क्यों मानी जाती है, मैं इसको पहले अंडरलाइन कर देता हूँ। मैंने कहा ये आपसे ज़रूर पूछी जाएगी, चाहे ये 1 नंबर में पूछा जाए आपसे, चाहे 3 मार्क्स में पूछा जाए, लेकिन पूछा ज़रूर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप रट लो, लर्न कर लो, चाहे तो साथ साथ आप हमारे साथ साथ आप नोटबुक निकाल लो और उसमें आप क्या करो, नोट करते हुए चलो। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला पॉइंट है लोकतंत्र नागरिकों में जो है समानता के भाव को बढ़ावा देता है। जो लोकतंत्र है ना, जो डेमोक्रेसी है ना, वो क्या करता है, जो सिटीजन है, नागरिक हैं, उनमें क्या करता है, समानता, इक्वलिटी के जो भाव हैं उसको क्या करता है, ये बढ़ावा देता है, उनकी गरिमा को बनाए रखता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, यानी व्यक्ति का इसमें सम्मान होता है ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का। तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारा, इसमें लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की ताकत रखता है। लोकतंत्र जो है ना, उसमें बेहतर फैसले होते हैं। क्यों होते बेहतर फैसले, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कई बार विचार किए जाते हैं, तो जब बार बार आप विचार करोगे तो बेहतर फैसले ही होंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम, और हमारा 3 पॉइंट हो गए। अब हम अपने चौथे पॉइंट को देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या है इसका, और हम कैसे चौथे पॉइंट को अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चौथा पॉइंट अपना देखते हैं। तो लोकतंत्र टकराव को टालने का तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र जो है ना, वो क्या करता है बच्चों, जो इसमें टकराव होता है ना, उसको टाल देता है। लेकिन जो राजतंत्र होता है उसमें क्या होता है, टकराव होती नहीं, क्योंकि उसमें कुछ इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती जहाँ से टकराव हो। कुछ में लोग विवश होते हैं, राजा की बातों को मानना ही पड़ता है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। ठीक है,
तो उसके बाद हम पांचवा पॉइंट देखते हैं, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने का अवसर भी प्रदान होता है। गुंजाइश होती है कि अगर आप एक बार चुनाव में गलतियां कर देते हो तो आप मेहनत करो और आप अगर चुनाव दोबारा जीत के आते हो तो उन गलतियों को क्या कर सकते हो, आप सुधार सकते हो। लोकतंत्र ही बुनियादी संविधान होता है। लोकतंत्र क्या है, बुनियादी संविधान होता है जिसमें सरकार के निर्णय और चुनाव की क्रिया का वर्णन होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो अगला टॉपिक है हमारा, ये लोकतंत्र शासन उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। इन चाहे ये तीनों टॉपिक्स आपसे एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का पूछ लिया जाए एक साथ, चाहे ये एक एक करके मतलब इन तीनों में से कोई एक पूछ लिया जाए आपसे 1 मार्क्स में, तो इन तीनों को हम देखेंगे और बड़े अच्छी तरीके से समझेंगे, जानेंगे इसके बारे में क्या है। और ये इसको उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, ये जो तीनों शब्द है ना, इसका अच्छे से हम मतलब जानेंगे, किसमें, लोकतंत्र की भाषा में इसको क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उत्तरदायी सरकार को जानते हैं। मतलब उत्तरदायी सरकार, जैसे उत्तरदायी का मतलब हम सिंपल से शब्द में बताते हैं। सिंपल से मतलब जिम्मेदार, जो व्यक्ति जिम्मेदार या जिम्मेदार शासन व्यवस्था, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जिम्मेदार सरकार वही होगी जो अपने कार्य को अच्छा से करे और उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार वगैरह इस तरीके के ना हो, और जो नेता लोग हैं वो भ्रष्ट ना हो, थोड़े पढ़े लिखे हों। और ठीक है बच्चों, यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार को संभव बनाता है। लोकतंत्र ही है जो एक क्या करता है, जिम्मेदार जो सरकार है ना, यानी लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। तो ये जो वोट देने का अधिकार होता है, ये सभी क्या करते हैं, मिल करके उत्तरदायी यानी जिम्मेदार सरकार को ही संभव बनाने में सफलता दिलाते हैं। ऐसी सरकार कायदे कानूनों को मानती है, क्यों नहीं मानेगी, तो उन्हें पता है अगले 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे, और जब फिर चुनाव होंगे तो क्या करेंगे, लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, और जब उन्हें वोट नहीं देंगे तो क्या होगा, उन्हें जो है 5 साल के लिए सत्ता से, या फिर कह सकते हो अपनी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उससे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बना ही नहीं पाएंगे, फिर वो विपक्ष की भूमिका में आ जाएंगे। और अभी हम इसमें विपक्ष की भी बात करेंगे। ठीक है, और लोगों के लिए जवाबदेही होती है, क्योंकि लोगों के लिए भी जवाबदेही, क्योंकि उन्हें जो काम किया, जवाबदेही मतलब उन्होंने जो काम किया उसका लोगों को जवाब भी तो देना पड़ेगा। मान लो उन्होंने 3-4 साल में जो काम किया उसके हर एक का जवाब ना दे, लेकिन कुछ का जवाब तो वो, जैसे चुनावी जब रैलियाँ करने लगते हैं या फिर चुनाव आने से पहले जो वो भाषण वगैरह होते हैं, उसमें वो अपने उन्होंने जो काम किया ना उसका जवाब देते कि हमने हाँ इस चीज़ पे काम किया है, ये किया है। तो इससे क्या होता है, जनता के बीच पारदर्शिता होती है, मतलब जनता को जानने का भी मौका मिलता है, क्योंकि यह लोगों की सरकार है। क्योंकि लोगों, मैंने बताया लोकतंत्र, लोगों की सरकार को ही लोकतंत्र कहते हैं ना बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, और अगर बच्चों वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिम्मेदार सरकार, जिम्मेदार सरकार के बारे में बात करेंगे अब हम। जिम्मेदार, लोकतंत्र सरकार अधिक पारदर्शी है। लोकतंत्र सरकार राजतंत्र से अधिक पारदर्शी होती है, क्योंकि राजतंत्र में जो होती है उसमें सारी बातें गुप्त रहती हैं, किसी को बताते नहीं है वो। लेकिन जो लोकतंत्र होता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, बातों को कई सारे लोग विचार करके फिर उस पर फैसले लिए जाते हैं ना। आपने भी देखा होगा कि मतलब पहले जो हमारा लोकतंत्र है उसमें पहले शीतकालीन सत्र चलता है, फिर ग्रीष्मकालीन सत्र चलता है, मतलब हर एक तरीके से उस पर विचार होते हैं बार बार, फिर उसके बाद उस कानून को लाया जाता है। और अगर फिर भी वो कानून अच्छा नहीं होता तो उसका क्या करते हैं, जनता विरोध करती है। तो विरोध करने पर उस कानून को ऐसे भी प्रावधान है संविधान में जिसके कि उन कानून को वापस लेना पड़े, या फिर उन कानूनों में संशोधन करना पड़े। ठीक है बच्चों, जनता के पास यह जानने का अधिकार होता है कि फैसले किन तरीके से लिए गए हैं या सरकार ने कोई कार्य कैसे किया। इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है और जनता का ध्यान रखती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम जनता का ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा, जनता उनका ध्यान नहीं रखेगी, अर्थात जनता उनको वोट नहीं देगी, और जब जनता वोट नहीं देगी तो वोट के बिना तो कुछ होगा ही नहीं बच्चों। और आगे देखते हैं हम अपना, आगे जो है वैध सरकार। वैध सरकार क्या है, वैध सरकार मतलब वैध शासन व्यवस्था, मतलब जो ये शासन व्यवस्था होती है ये लचीली होती है, क्योंकि इन्हें पता है इसलिए लचीली है, एकदम पावरफुल नहीं होती। जब ये अगर फुल पूरी तरीके से मेजोरिटी, पूरी तरीके से अगर इन्हें बहुमत है तो थोड़ी सी ये कह सकते हो आप लचीली नहीं तो थोड़ी कठोर रहेगी। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार आ गई तो वहाँ पे क्या होती है, सरकार लचीली हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो उस तरीके से फैसले नहीं ले पाते, उन्हें सबका ख्याल रखना पड़ेगा ना बच्चों। तो यह वैध शासन व्यवस्था है, यह सुस्त हो सकती है,
मैंने कहा सुस्त हो सकती है। अगर बच्चों गठबंधन की है तो सुस्त हो जाएगी, और अगर गठबंधन की नहीं है तो एकदम मतलब कठोर हो जाएगी। काम कार्य कुशल हो सकता है, उसमें इसमें देखो भ्रष्टाचार भी हो सकता है, लेकिन यह लोगों की ज़रूरत को अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन अनदेखा नहीं कर सकता मतलब सारी ज़रूरतों को अनदेखा नहीं कर, कुछ को तो अनदेखा भी कर देगा लेकिन सारी को नहीं कर सकता। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक सरकार के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का भाव है। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं, मतलब लोग चाहते हैं कि हम खुद से अपने प्रतिनिधि, अपने नेता को चुने और फिर वो क्या करें, शासन को चलाएं। इसीलिए थोड़ा सा लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब आगे बात करेंगे हम अपने आर्थिक संवर्धन और विकास। आर्थिक समृद्धि मतलब जो पैसा वैसा है, समृद्धि धन दौलत, ये सब भी देखेंगे हम। आपने देखा होगा जो कुछ लोग होते हैं पॉलिटिक्स पार्टी या फिर जो राजनीतिक पार्टियाँ ज्वाइन करते हैं और उसके कुछ दिनों बाद ही वो काफ़ी समृद्धवान हो जाते हैं, उनका काफ़ी विकास होने लगता है। ये सब भी आपने देखा होगा अपने आसपास, तो उसी पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे क्योंकि ये भी तो लोकतंत्र का ही रिजल्ट है। क्योंकि उन्होंने अगर लोकतंत्र में आकर के, डेमोक्रेसी में आकर के अगर पॉलिटिक पार्टी नहीं ज्वाइन की होती तो उनका ये रिजल्ट कैसे निकलता, वो कितना ऐसे विकास कैसे कर लेते, कैसे समृद्ध हो जाते, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे बच्चों। यदि आर्थिक समृद्धि की बात की जाए तो इसमें तानाशाही शासन लोकतंत्र के मामले में आगे दिखता है। देखा बच्चों, क्योंकि आर्थिक समृद्धि क्या है, उसमें जो होता है राजा के पास ही रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, आर्थिक समृद्धि जितने भी लोग उसमें जुड़े होते हैं ना, सबकी होती है, और बाकी जो लोग उससे नहीं जुड़े होते हैं उनकी नहीं होती, ऐसा होता है। देखो बच्चों, मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। 1950 से 2000 तक, 1950 से 2000 तक यानी कितने साल हो गए आपके, 50 वर्ष। 50 वर्ष का ये जो डेटा है, ये जो आंकड़े हैं, इसका अध्ययन करने से क्या पता चलता है कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है। लेकिन देखो, तानाशाही शासन व्यवस्था में जो है आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है। ठीक है, तानाशाही जो शासन व्यवस्था है उसमें आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है, ऐसा देखने को मिला है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अन्य कारक भी हो सकते हैं। इसके कारक क्या हो सकते हैं अन्य, इसके देखते हैं। इसके अन्य कारक हो सकते हैं जैसे जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, विकास। जनसंख्या ज़्यादा होगी, अगर काम ज़्यादा रहेंगे तो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो विकास होगा। लेकिन अगर जनसंख्या ज़्यादा काम कम है मतलब तो फिर विकास नहीं हो सकता है। वैश्विक स्थिति, अन्य देशों का सहयोग, अगर आपको लोगों का सहयोग मिलता है, अगर आपको लोगों को मदद मिलता है, आर्थिक प्राथमिकता है आदि। इसलिए हमें आर्थिक समृद्धि के अन्य सकारात्मक पहलुओं को भी देखना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से लोकतंत्र हमेशा तानाशाही से बेहतर होता है, यानी लोकतंत्र हमेशा राजतंत्र से बेहतर इसीलिए होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है हमारा असमानता और गरीबी। असमानता और गरीबी है हमारा अगला टॉपिक। उसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स आपको बताएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। मैंने वही करा रहा हूँ, और इस चैप्टर को मैं बच्चों फुल चैप्टर करा रहा हूँ आपको। और अगर बच्चों एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी बच्चों। अब हम बात करते हैं अपने आर्थिक समानता पर। आर्थिक समानता मतलब पैसे के लेन देन में जो असमानता है, क्योंकि कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब हैं, तो ये असमानता है, इसको देखेंगे। असमानता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ये क्या हुई है, इंक्रीज़ हो रही है, डिसइंक्रीज़ नहीं, इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ठीक है, भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। भारत जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा हिस्सा गरीब है। अभी हम लोग जो बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग ज़्यादातर, अभी हम सब में से काफ़ी लोग ज़्यादातर क्या होंगे, या तो वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते होंगे या फिर वो लोअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे। कोई हाईएस्ट फैमिली से नहीं बिलोंग करता है, क्योंकि जो हाईएस्ट फैमिली से या फिर अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास आपने देखा लैपटॉप होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, वो कार से पढ़ने जाते हैं, और वहीं कुछ बच्चे होते हैं पैदल जाते हैं, बसेस से जाते हैं। तो ये क्या है, गरीबी है, और एक जगह अमीरी दिख रही है आपको, यानी क्या है, आर्थिक असमानता है। ये असमानता है, यहाँ पर समानता नहीं दिख रही है आपको किसी भी तरीके से। गरीबी और अमीरी की जो आय है उसके बीच एक बड़ी खाई है, एक बहुत बड़ी खाई है, जिसको भर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय, क्योंकि भारत में उतने काम नहीं है। आप लोग देख रहे हो कोरोना वैसे भी आ चुका है, तो काफ़ी लोग और बेरोज़गार हो जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब ये
गरीबी इंक्रीज़ होती जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में बढ़ रही है और इस समय काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है ये और तेज़ी से इंक्रीज़ होने लग गई है। अब देखते हैं हम बच्चों, लोकतंत्र अधिकांश देशों में आर्थिक असमानता मिटाने में असफल ही रहा है। जो लोकतंत्र है ना, वो अधिकांश देशों में असमानता मतलब मिटाने में असफल रहा है, क्योंकि जो लोकतंत्र के जो फैसले होते हैं वो पूरी तरीके से ज़मीनी तौर पे नहीं उतर पाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा असफल हो जाता है बच्चों। और मैंने ये बताया था कि आपको इसके नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों याद करके रखने हैं, क्योंकि ये 3 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाएगा इस चैप्टर से, और 2 मार्क्स के जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको। तो आप बच्चे जो है हमारे साथ साथ एक नोटबुक निकाल लो और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। सामंजस्य मतलब सामंजस्य, इस वर्ड की पहले मीनिंग समझ लेते हैं, वरना ये आपकी बुक में दिया हुआ और बुक में थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज होती है ना, तो बच्चों को समझ में नहीं आता, और बच्चों को समझ में नहीं आता तो वो थोड़ा सा कर नहीं पाते हैं। इसलिए बच्चों मैं कह रहा हूँ कि आप जो है हमारी वीडियोज़ को देखिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि आप 10th एग्ज़ाम में जो बोर्ड है, बोर्ड एग्ज़ाम में आप कैसे एसएसटी में 90+ स्कोर कर सकते हो, मैं उसके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो सब करा रहा हूँ आपको बच्चों, वो सब आप कर लीजिए। और अब अभी मैं इसके बाद सैम्पल पेपर भी जब आएगा तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर करूँगा, और आपको 90+ स्कोर लाने के लिए मैं सारी चीज़ें कराऊँगा। और बस आप मैं जो अभी कराता चल रहा हूँ वो आप करते चलिए, ठीक है बच्चों। हर देश सामाजिक विविधताओं से भरा हुआ है। आपको पता है हर देश में क्या होती है, सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं। मतलब सामाजिक विभिन्नताएं मतलब ये कि वेशभूषा, कहीं पे वेशभूषा अलग है। वेशभूषा मतलब कि पहनावा, कपड़े, कोई कहीं कैसे कपड़े पहने जाते हैं और कहीं कैसे कपड़े। आपको ये भी पता है खान पान से लेकर के भी काफ़ी असमानता होती है, विविधताएँ होती है। मतलब कहीं किसी तरीके की डिशेज़ खाई जाती है और कहीं किसी अलग तरीके की डिशेज़। भाषा के तौर पर भी देखोगे तो बहुत सारी विविधताएँ होती है, भाषा के तौर पर भी आपको बहुत सारी विविधताएँ मिल जाएंगी। उसके बाद अगर वही बात कर लें धर्म के तौर पर, जो कि बहुत बार आपने देखा होगा धर्म के तौर पर राजनीति भी होती है, चुनाव में पॉलिटिक्स भी होती है, तो धर्म के तौर पर भी काफ़ी सारी विभिन्नताएँ हैं। तो ये सब हमने देखा। और आप देख सकते हो रंग के तौर पे भी काफ़ी सारी विविधता होती है। मतलब जैसे आपने बहुत सारी लोकतंत्र में देखा होगा, डेमोक्रेसी में रंग भेद की बहुत सारे आंदोलन चले हुए हैं बच्चों, कई देशों में, जहाँ पे काले गोरे को लेकर भेद होता था। ये सभी चीज़ें मतलब बहुत सारी हैं जो कि ऐसी विविधताएँ हैं। इसलिए विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होना स्वाभाविक। इसीलिए क्या होता है, विभिन्न जो वर्ग है, जो ग्रुप हैं, जो डिफरेंट टाइम के जो बच्चों ग्रुप है, उनके बीच क्या होता है, जो टकराव है ना, जो वो क्या होती है, स्वाभाविक होता है। लेकिन ऐसी तरीकों का विकास करने में मदद करता है जिसमें समाज में विभिन्न वर्गों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। लोकतंत्र में लोग, तो यही चीज़ें हैं। इसमें क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है और लोग जो है अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र में सबको मौका भी मिलता है, ठीक है बच्चों। अब हम गरीबी के बारे में हमने देख लिया, हमने पढ़ लिया। इसके बारे में बढ़ते हैं नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, ये दोनों हम पढ़ेंगे, स्वतंत्रता और आज़ादी। लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों, लोकतंत्र में नागरिकों को गरिमा और आज़ादी प्रदान होती है, यानी आज़ादी प्रदान होती है। आपको भी पता है लोकतंत्र में सबको आज़ादी प्रदान होती है हर चीज़ की, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो कपड़े पहनने की हो, चाहे वो कहीं आने जाने की हो, चाहे वो किसी धर्म की हो, हर चीज़ की लोगों को क्या होती है, आज़ादी प्रदान होती है। भारत में कई सामाजिक वर्ग हैं, आपको पता है भारत में कई सारे सामाजिक वर्ग हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न झेला है, मतलब जिन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन किए, काफ़ी सारे कष्ट झेले, जिसके बाद हमें आज़ादी मिली थी बच्चों। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के फलस्वरूप इन वर्गों के लोग भी आज सामाजिक व्यवस्था में ऊपर उठ गए हैं। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, ऊपर उठे, अपने हक को प्राप्त किया। उसके बाद भी इन्होंने अपने हक को प्राप्त किया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अगर आप मेहनत करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, तो बच्चों आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एसएसटी में। और मैं एसएसटी में अच्छा स्कोर करने के लिए 90+ लाने के लिए आपको मेहनत करवाऊंगा और आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं महिलाओं में समानता। जो महिलाओं में समानता है ना बच्चों, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लोकतंत्र के कारण ही यह संभव हो पाया है कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाए। अगर लोकतंत्र नहीं होता ना बच्चों, तो महिलाएं जो हैं ये क्या करती, इसके लिए संघर्ष नहीं कर पाती। आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की महिलाओं को समाज में
बराबर दर्जा मिल रहा हुआ है। तानाशाह देशों में आज भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं प्राप्त हुए। जैसे आपको पता होगा, पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। पहले महिलाओं को ऐसा कहा जाता कि आप घर के काम करो। तो इन सब में क्या हुआ, महिलाओं को समानता मिल चुकी है बच्चों। तो आगे बढ़ते अब हम बच्चों, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों, और इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश होगा। और बच्चों हम देखते हैं जातिगत असमानता, जो जाति के तौर पर असमानता उसको देखते हैं। जातिगत असमानता भारत में जड़ जमाए बैठी है। आज भी भारत में जातिगत असमानता पाई जाती है और भारत में जड़ जमा करके बैठी हुई है। लेकिन लोकतंत्र के कारण इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई। लेकिन लोकतंत्र के कारण इसकी संख्या में कमी है। आज पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लिए लोग भी हर पेशे में शामिल होने लगे हैं। ठीक है बच्चों, आपने देख लिया होगा। और इसके साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।